तो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ चार्ज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, वो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए थे। अब इसमें आगे बताना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब का नियम। तो जिस प्रकार से आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या है कि आपको बताया हुआ था पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये 11th में ही बताया हुआ था और आज बताना है कूलम्ब्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने कहा कि ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक दूसरी बॉडी है इसका मास है m2 और दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर तक की दूरी r है और दोनों के बीच क्रियाशील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। इसी प्रकार से हम मान रहे हैं कि ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1, एक ये पॉइंट चार्ज है Q2 और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R और दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है F या F कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है F। देखिए दोनों का सेम फिगर है, m1 के बदला में Q1, m2 के बदला में Q2, R के बदला में R, ये F के बदला में F न करके Fg कर देते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। और क्या है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe कर देते हैं। तो ये बल Fg केवल आकर्षण का बल है, केवल m1 और m2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। परंतु यहाँ Fe यदि दोनों चार्ज सेम है यानी प्लस Q1 प्लस Q2 है तो Fe फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, विकर्षण का बल हो जाएगा। और ये माइनस Q1 और माइनस Q2 है तो भी सेम चार्जेस हो गया, Fe फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, विकर्षण का बल हो गया। लेकिन एक पॉजिटिव प्लस Q1 और दूसरा निगेटिव माइनस Q2 है तो Fe फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण का बल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पहली बात आपको ये बताना चाहते हैं कि कूलम्ब फोर्स कहिए
या आप जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, ये कूलम्ब फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केवल आकर्षण का बल होता है। ये दोनों में ये जबरदस्त अंतर याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है, और दो मास के बीच लगने वाला बल केवल आकर्षण बल होता है, विकर्षण बल नहीं होता। ये बात याद रखिए। तो इसमें आपने क्या कहा था? कहा था कि F भाइरीज M1 M2 एंड F भाइरीज 1/r², यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार दो बॉडीज के बीच क्रियाशील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज के मास की मल्टीपल का समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मास बढ़ते हैं, दोनों में से एक मास बढ़ता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, दोनों बढ़ता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। एक घटता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाता है, दोनों घटता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाता है। और दूरी बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, घटता ही नहीं है, रैपिडली घटता है, तेजी के साथ घटता है। अगर दोनों के बीच 1 मीटर की दूरी हो तो 1/1² बराबर 1 न्यूटन। दोनों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो 1/2 × 4, यानी कि दोनों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल 1/4 हो जाता है। 3 गुना कर दिया जाए तो 1/9 हो जाता है, 10 गुना कर दिया जाए तो 1/100 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कूलम्ब के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल इन आवेशों की गुणनफल का समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/r² व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यही बात हो गया कि आवेश का परिमाण बढ़ता है तो उन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल बढ़ता है, और ये आवेश अगर घटते हैं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल घटते हैं, और दोनों आवेशों के बीच के दूरी को बढ़ाई जाए तो इनके बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल घट जाता है, रैपिडली घटता है, और घटाई जाए तो बढ़ जाता है। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 हो जाता है। 3 गुनी कर दी जाए तो 1/9 हो जाता है, 10 गुनी कर दी जाए तो 1/100 हो जाता है। फिर इसमें आपने कहा था कि दोनों नियमों को मिलाई जाए तो M1 M2/r² हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दोनों नियमों को मिलाई जाए तो ये हो जाता है Fe भाइरीज Q1 Q2/r²। सेम वैसे ही। और क्या हो गया कि जब इसको आपने तोड़ा हुआ था तो ये Fg बराबर हो गया था G M1 M2/r², where G is a constant and called gravitational constant. The value of G, वहाँ कहा हुआ था कि the value of G is not changed by the changing of place and not changed
by the changing of universal body, it means, so it is called यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स के लिए समान होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। और इसका मान, इसका वैल्यू 6.66 इंटू 10⁻⁻11 MKS यूनिट होता है। ठीक वही बात यहाँ पर आ जाइए कि इम्प्लाई दैट FE varies, FE is equal to K into Q1 Q2 by R square, where K is equal to the 1/4 epsilon 0 epsilon R, epsilon 0 epsilon R, where epsilon 0 is the permittivity of air or vehicle and equal to वो क्या इक्वल टू कि 8.84 into 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, and epsilon r is the relative permittivity and equal to 1, equal to approximately 1 for air। क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है। ये जो मैथमेटिक्स में आप लिखते हैं बिलोंग्स टू, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो ये एप्सिलॉन जड़ में 0 दे दिया तो एप्सिलॉन 0 और r दे दिया तो एप्सिलॉन r। जहाँ एप्सिलॉन 0 हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन r दो माध्यमों की सापेक्षिक विद्युतशीलता है, है जिसका मान हवा के लिए लगभग 1 होता है। तो अब क्या है कि अगर ये K के बदला में रख दिया FE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि एप्सिलॉन r के बदला में हमने 1 रख दिया, तो एप्सिलॉन r के बदला में 1 रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। K के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हो गया आपको कूलम्ब फोर्स का मैथमेटिकल रूप, कूलम्ब लॉ का भी मैथमेटिकल रूप हो गया। अब इसमें वो क्या है कि चार्ज का डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो क्या है
कि आप बोलते हो कि I इज इक्वल टू Q बटा T। ये हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। The rate of charge flow is known as electric current। अब imply that Q is equal to IT, imply that Q is equal to धारा को A से निरूपित कर देते हैं और वो क्या है कि टाइम को T से निरूपित कर देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज बराबर m पर पावर 0 l पर पावर 0 Ta। ये डायमेंशन हो गया चार्ज का। अब क्या है कि यूनिट ऑफ चार्ज तो चूंकि Q बराबर आपने लिखा IT, I के बदला में एम्पियर और T के बदला में सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलम्ब बोलते हैं, यानी कि हम ये और इसको C से निरूपित करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वो कूलम्ब, ये एम्पियर सेकेंड अथवा कूलम्ब। आवेश का यूनिट कूलम्ब एक बहुत बड़ा मात्रक है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। और बहुत बड़ा मात्रक है तो इसको छोटे मात्रक में भी यूज किया जाता है। अर्थात अगर लिख दें कि 10 पर पावर -3 कूलम्ब, तो इसको बोलते हैं 1 मिली कूलम्ब। 10 पर पावर -6 कूलम्ब, तो इसको बोलते हैं 1 माइक्रो कूलम्ब। तो क्या है कि 10 पर पावर -9 कूलम्ब, तो इसको बोलते हैं 1 नैनो कूलम्ब। इसी प्रकार से 10 पर पावर -12 कूलम्ब बराबर 1 पीको कूलम्ब इत्यादि, ये छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। तो खैर ये चार्ज का हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी का डायमेंशन। तो अब यहाँ पर आपने लिखा कि Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R²। इसलिए एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू दी Q1 Q2 बटा 4 पाई Fe इंटू R²। ये आपको Q1 का 80, Q2 का 80, 4 पाई तो कांस्टेंट है, Fe का ml बल है तो ml T पर पावर -2 और R का L पर पावर 2। इसलिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू m ऊपर चला गया -1, एक LA और 2 LA, L पर पावर 3 तो ऊपर भेज देंगे तो -3, T पर पावर 2 और T पर पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 यानी T पर पावर 4 और A पर पावर 2। ये हो गया आपको एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन। अब क्या है कि इसका यूनिट निकालें। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, तो इसका यूनिट निकालने के लिए
यही ले लिया। एप्सिलॉन जीरो बराबर वो क्या है कि Q1 Q2 बटा 4 पाई FER स्क्वायर कूलम्ब गुना कूलम्ब बटा ये 4 पाई जो है इसका तो कुछ नहीं यूनिट होगा, FE बल है न्यूटन हो गया और R का मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसलिए वो क्या है कि SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको एप्सिलॉन जीरो का यूनिट निकल गया। तो इसका मात्रक आगे बढ़ेंगे तो एक और ही देंगे। तो इसका मात्रक ये फैराड प्रति मीटर भी होता है, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर बराबर होता है फैराड का 1 मीटर हो जाएगा। तो फैराड प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। अब इन दोनों में अंतर, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विद्युत बल और गुरुत्व बल में अंतर। इधर लिख दीजिएगा FE इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लिख दीजिए FG, बीच में खींच दीजिए लाइन। और क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा कि यह आकर्षणात्मक और यह बल आकर्षण बल एवं विकर्षण बल दोनों ही होता है। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों ही होता है। और इसमें लिखेंगे 1 नंबर कि यह केवल आकर्षण बल है। यह आकर्षण बल भी होता है, विकर्षण बल भी होता है, लेकिन ये केवल आकर्षण बल होता है। नंबर 2 में लिखिएगा यह बल आवेशों के बीच वाले माध्यम पर Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम है, हवा है, पानी है, जो भी है, शीशा है, मेटल है, जो भी है, तो यह बल दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और यह बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये माध्यम पर निर्भर करता है विद्युत बल, और गुरुत्व बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेशों के बीच जो माध्यम है वो माध्यम बदल दिया जाए तो ये बल भी बदल जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच, दोनों मास के बीच अगर माध्यम बदल दिया जाए तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या है, तो अब आप जो है वो नंबर 3 में कह दीजिए कि इस बल का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मान
ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत बड़ा होता है। जैसे आपको प्रोटॉन लिया जाए तो m1 के बदला में 1, प्रोटॉन के द्रव्यमान को ग्राम में बदल लीजिए, m2 के बदला में 1, और क्या है कि r के बदला में जो दूरी लिए हैं सो रख लीजिए, और g के बदला में 6.67 गुना 10 पर पावर -11 रख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जितना आएगा। अब इसमें Q1 के बदला में 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम गुना 1 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। जितना R उसमें लिए उतना ही R इसमें भी ले लीजिए, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 8.84 गुना 10 पर पावर -12 रख दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जितना वो Fg का मान आया है उसका 36 गुना Fe का मान आएगा, 36 गुना है। तो अब बोलिए ना, बहुत बड़ा ना हो गया कि भाई ये वो 36 गुना भी हमने गलत कहा, 10 पर पावर 36 गुना ये बल होगा उसके तुलना में। आज जब आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा तो Fg का मान जितना आवेगा उससे 10 पर पावर 42 गुना अधिक मान इसका होगा। तो वही कहा कि गुरुत्व बल की तुलना में विद्युत बल का मान बहुत अधिक होता है। ये इनका अंतर हो गया, और भी अंतर आप लिख सकते हैं। अब क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वो क्या है, Fe, यानी कूलम्ब बल का महत्व। एक आध बात याद रखिए कि इसका एक महत्व है कि कूलम्ब का ये फोर्स, जो ये फोर्स डिफाइन है कूलम्ब द्वारा, जहाँ से इसका एग्जिस्टेंस है, तो कूलम्ब के लॉ से एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसको कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है। वही कहा कि कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब लॉ केवल पॉइंट चार्ज पर निर्भर होता है, पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। कूलम्ब का नियम पॉइंट चार्ज के लिए, यानी बिंदु आवेश के लिए सत्य है, छोटे आवेश के लिए सत्य है। बहुत बड़ा आवेश ले लिया जाए, आवेश का अधिक परिमाण ले लिया जाए तो कूलम्ब का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो एक बात ये याद रखिए कि कूलम्ब का नियम केवल पॉइंट चार्ज पर लागू होता है। दूसरा, भाई कूलम्ब्स लॉ ही कर दीजिए, कूलम्ब्स लॉ आई। तो एक तो हो गया कि कूलम्ब का नियम पॉइंट चार्जेस पर लागू, उसके लिए सत्य है, अर्थात बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा याद रखिए कि यह नियम R बराबर अनंत पर भी लागू होता है और R बराबर 10 पर पावर -15 मीटर पर भी लागू होता है। ये नियम बहुत कम दूरी के लिए भी लागू होता है और बहुत ज़्यादा दूरी के लिए भी लागू होता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ना रेडियस है R 10 पर पावर -15,
और न्यूक्लियस क्या एटम तक आँख से दिखता नहीं है, तो वो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, उतना दूरी में वो न्यूक्लियस का जितना रेडियस होता है उतना दूरी में भी ये नियम लागू हो जाता है। और अनंत दूरी लें, चांद सूरज सितारों की दूरी लें, तो वहाँ तक भी ये बल लागू हो जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंस, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो तीसरा इम्पोर्टेंस है इसका कि इसी बल के आधार पर हम लोग न्यूक्लियस के प्रोटॉन और ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण के बीच जो बल इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है उसका स्टडी करते हैं। परमाणु सब मिलकर अणु कैसे बना रहे उसका स्टडी करते हैं। ये सारा तरह का स्टडी इसी नियम के आधार पर होता है। और हाँ पल्लवी, तुम्हारा जो भाई है वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है, बात समझ में नहीं आता उसके बाद भी बोलता है। कहाँ हम दिखाए हैं सेल 2 में 3 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ले आकर दिखाओ हमको। हाँ घर ले आकर दिखाओ, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हुए, दायरे के भीतर रहे। कहो के लिए आकर के दिखाए, वीडियो है ना तुम्हारे पास, ले आकर दिखाओ हमको। और क्या है कि इसके बाद ये अंतर हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। सिंपल है कि किसी सिस्टम में, किसी तंत्र में दो या दो से अधिक आवेश, या ऐसे बोलो ना कि बहुल आवेशों वाले सिस्टम में, मैंने जहाँ ढेर सारे आवेश, बहुल आवेशों वाले सिस्टम में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा क्रियाशील विद्युत बल का परिणामी अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर क्रियाशील बल की योगफल के बराबर, वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि ढेर सारे आवेश दिए गए हों, वही बोल रहे हैं कि बहुल आवेशों के किसी सिस्टम में किसी एक चार्ज पर क्रियाशील परिणामी विद्युत बल डिफरेंट आवेशों द्वारा इस आवेश पर क्रियाशील बलों की वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2, ये आवेश हो गया Q3, इसी तरह से ये आवेश हो गया Qn। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R12, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R13,
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r1n मान लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं। इसके और इसके बीच, माने ये Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को हमने F12 मान लिया कूलम्ब के अनुसार। इसके और इसके बीच जो बल लग रहा है, इसको हमने F13 मान लिया, और इसके बीच जो बल लग रहा है, इसको F1n मान लिया, ऐसे मान लिया। तो देखना, ये तीनों कूलम्ब का नियम ना हो गया है। इतना उठाओ तो कूलम्ब का नियम, ये उठाओ तो कूलम्ब का नियम, ये उठाओ तो कूलम्ब का नियम। तो ये क्या कर रहा है कि इस पर अगर ये F12, F13, F1n यानी जितना आवेश है, इस आवेश द्वारा इस पर जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स का हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट है F1। तो क्या F है, तो क्या कर रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F1n प्लस सो ऑन प्लस F1n। imply that F is equal to F12। तो F12 इस पर जो नियम अभी हमने दिया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q13 बटा R13 स्क्वायर प्लस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 QN बटा वो क्या है कि R1n स्क्वायर। इम्प्लाई दैट F इज इक्वल टू दी, आपको क्या है कि Q1 कॉमन ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया कि Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर प्लस Q3 बाई R13 स्क्वायर प्लस प्लस Qn बाई R1n स्क्वायर। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वो क्या हो गया कि मैथमेटिकल रूप हो गया। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए, इतना ही पढ़िए, फिर कल देखते हैं कि क्या होता है। असल में आप लोग देखने में लेट करते हैं, इसीलिए हम भी एक दिन नागा कर देते हैं।